वेरी फेमस आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, इसका नाम भी ध्यान रखना, कई बार रिएक्शन नहीं देते हैं, जस्ट से डायरेक्टली आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। पता कौन सी है? Na2S2O3 plus I2 producing what? Na2S4O6 plus NaI। Am I right? एडिमेट्रिक टाइट्रेशन, राइट। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हैं, जो काम काम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं बेसिकली वो लिख लेते हैं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? लेफ्ट साइड में Na2S2O3, तो 6 - 2 4/2 +2, राइट ना। तो सल्फर इज +2 ओवर एयर एंड आयोडीन इज 0। राइट साइड में सल्फर का क्या है? +2.5। एम आई राइट? +2.5 एंड आई थिंक आयोडीन इज -1। एम आई राइट? अग्रीड। तो चलो तुम लोग एन फैक्टर्स निकालो इन सब के। एक काम करते हैं, ये रिएक्शन तो है ही, अभी थोड़ी देर पहले बेसिकली ये भी मैंने लिया था ना, इसको भी वापस से ले लेता हूँ। FeS2 प्रोड्यूसिंग Fe2SO4 होल थ्राइस, है ना। राइट। हाँ, तो इसके अंदर मैंने जहाँ तक मुझे याद है आई कैलकुलेटेड द एन फैक्टर फॉर FeS2, तो इसका आ गया था n = 15 आया था, राइट। यू हैव टू कैलकुलेट फॉर रिमेनिंग 5 स्पीशीज रिटर्न ऑन द बोर्ड। टोटल 5 बचे हुए हैं अभी, सो ट्राई टू कैलकुलेट द एन फैक्टर ऑफ एवरीथिंग। टोटल 5 स्पीशीज 1 2 3 4 and 5। आया कैलकुलेट वन आंसर। अब
काफ़ी सिंपल है मेरे हिसाब से। यहाँ पे एन फैक्टर जो मुझे लगता है होना चाहिए दैट शुड बी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1। Na2S2O3 के बाद में I2 के लिए मेरे हिसाब से होना चाहिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2। देन उसके बाद में Na2S4O6 में मेरे हिसाब से होना चाहिए 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 2। देन सोडियम आयोडाइड का मेरे हिसाब से होना चाहिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 1। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। और इसका ही बता देता हूँ मेरे हिसाब से एन फैक्टर शुड बी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, so it should be equal to 23। देखो तुम लोगों को कहीं कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया? देखो बड़ा सिंपल था। Na2S2O3 लेते हैं, ओवरऑल चेंज किस में हो रहा है? सल्फर में। चेंज कितने का है? 2 से 2.5, so the change is half, right? When the change is half for one mole of Na2S2O3, how many sulfur? 2। तो ये जो चेंज है उसको पर मोल्स में कितने सल्फर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो था। चेंज इन पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चेंज इन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ऑफ सब्सटेंस। बात समझ में आई? अग्रीड ना? सेकंड वाले में यही किया है, मतलब बस यहाँ से रेड कलर से मार्क कर देता हूँ मैं, चेंज निकाल लो। यहाँ पे जो चेंज हुआ है हाफ का चेंज हुआ है, और यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो 1 का चेंज हुआ है। तो चेंज पर आइटम पता है, एक मोल में उसके कितने मोल्स हैं वो मल्टीप्लाई कर लो, राइट? ये रहा हाफ इंटू 2, 1 इंटू 2 आयोडीन, हाफ इंटू 4 सल्फर, 1 इंटू 1 आयोडीन, राइट? यहाँ पे भी यही किया है मैंने। आयरन के लिए चेंज कितना था? आयरन के लिए चेंज वॉज +2 to +3, तो द चेंज वॉज 1। सल्फर के लिए चेंज कितना था? आई थिंक -1 to +7 ना, -1 to +6, तो द चेंज वॉज 7। अग्री? और समझ में आ गई? क्लियर? ओके। तो इस तरीके से बेसिकली एन फैक्टर्स कैलकुलेट हो जाता है। नाउ जब एन फैक्टर्स कैलकुलेट हो जाता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इसके आगे इज़ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज कि जो रिएक्शंस होती हैं बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेक एनी रिएक्शन, एनी बैलेंस रिएक्शन, टू ए प्लस 3b, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ, 2a + 3b गिविंग 4c + 5d। सपोज दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। अब ये अगर एक बैलेंस रिएक्शन है तो इन दैट केस अगर मोल्स वाली साइड से हम लोग सपोज बात करें, इधर से स्ट्रेच हो जाएगा, इफ वी टॉक फ्रॉम द साइड ऑफ द मोल्स, तो बेसिकली स्टोरी कुछ ऐसी होती है। मान लो कि अगर इसके 10 मोल्स हैं और सपोज इसके अगर 20 मोल्स हैं इनिशियली t = 0 पे, तो आई थिंक मोल्स के अंदर तो सिचुएशन ऐसी होगी कि आई हैव टू राइट डाउन कि भाई
2^3 है तो 1^3/2 है। तो अगर इसके 10 मोल्स, सपोज इफ़ आई से कि 10 मोल्स पूरे कंज्यूम हो गए तो इसके कितने कंज्यूम होंगे? 15 होंगे ना, राइट। तो 5 विल बी रिमेनिंग, और ये कितने बन जाएंगे? इनफैक्ट एक काम और करता है, थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ मैं, उसके ऊपर वो भी लिख देता है ना, ब्लू कलर से लिख देता हूँ मैं। जनरली आई राइट डाउन इट इन दिस वे, -2x -3x +4x +5x। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, राइट। तो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ये 20 थे, मतलब फाइनली व्हाट डज दिस वैल्यू एक्चुअली स्टेट्स, यहाँ पे लिखते हैं 0 वाली वैल्यू तो एक्चुअल में स्टेट कर रही है 10 - 2x को, राइट। एंड देन इट इज़ 20 - 3x, यही स्टेट हो रहा है ना, राइट। तो इट मीन्स 3x की वैल्यू किसके बराबर है? 3x = 15, यहाँ कहीं लिख देते हैं 3x = 15, तो दैट्स वाई ओवर हियर x = 5, राइट। अब इसके बाद में ये कितना बनने वाला है यहाँ पे? 4x, तो 4 इंटू कितना हुआ? 5, 20, ये 20 फॉर्म होगा और ये 20 फॉर्म होगा। दिस इज, हाँ सॉरी 25, दिस इज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट वाला सेगमेंट, एम आई राइट? हाँ, अब इक्विवेलेंट्स में अगर यही बात आप करते हो ना, इक्विवेलेंट में एवरीथिंग इज एडजस्टेड इनटू n फैक्टर। इक्विवेलेंट में सिंपल होता है, अगर ये 10 है और ये 20 है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है बेसिकली। इसके बाद में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी होती है, ये 0 हो जाएगा, 10 बचेगा, और ये 10 और ये 10 बन जाएंगे। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन यू मूव इनटू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ना, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एक्चुअली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना चाहिए, यू डोंट नीड दिस। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का मतलब यही है, जब बैलेंस रिएक्शन अवेलेबल ही नहीं है, देन ओनली यू नीड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं ना बेसिकली, मोल्स थोड़ी आ रहे हैं, तो इनको भूल जाओ, कहीं हो भी ना तो भी हटा दिया करो, अदरवाइज अननेसेसरी का कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। गॉट दिस पॉइंट? ओके, नाउ कभी भी अगर मुझे कन्वर्जन्स करना है, देखो तो बड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर होता है। नहीं, बहुत सिंपली उसी से ही आया है। यहीं पे नीचे लिख देता हूँ, आप लोगों को याद भी रहेगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हुआ करते थे एक्चुअली? वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट थे, W/E, W/E की जगह लिख रहा हूँ मैं M/X, और नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? W/M। W/M कैंसिल होता हुआ नहीं लग रहा है? LHS = RHS। फिर एक्स फैक्टर ही तो है, समझ में आएगा? एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर नो? परफेक्टली ऑल राइट। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? नोट कर लो, जस्ट नोट इट डाउन।
अभी इसके बाद में यू पीपल वांट टू डू सम मोर एग्जांपल्स ऑन कैलकुलेटिंग एन फैक्टर एंड यूजिंग इक्विवेलेंट इन रिएक्शन, या मैं वो डीबीबी आपको घर के लिए दे दूँ और इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री की थ्योरी स्टार्ट करूँ? व्हाट डू यू वांट? डीबीबीज तो बनी हुई है मेरे पास में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब फिर इसके एग्जांपल्स वगैरह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप लोगों को मेल कर दूंगा बेसिकली डीबी। व्हाट वी कैन डू कि कल जैसे फिजिक्स का लेक्चर होगा लास्ट के हाफ एन आवर में कर देंगे प्रैक्टिस, दैट वे वी कैन डन। हाँ ठीक रहेगा ना? बेसिकली लेट मी सॉर्ट इट आउट। एक काम करता हूँ ना, उस डीबी में से जो टिपिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, अगर देन बिफोर मूविंग एट मतलब जस्ट एक छोटी चीज़ को बता देता हूँ, मतलब ऑल दो क्लियर है। जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इफ़ यू पीपल एग्री देन आई कैन आई थिंक ऑब्वियसली राइट नॉर्मेलिटी is equal to molarity multiplied by n factor। कैसे लिखा? वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया ऊपर वाले इक्वेशन को, और क्या किया? अग्रीड ना? हाँ फटाफट सॉल्व करो। 15, 16, 17, 18 चलो।
हुआ। देखो कुछ मैं कर देता हूँ इसमें, तो एक बेसिक आइडिया आप लोगों को और क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ गया ये? फिफ्टींथ वाला है ना, रिएक्शन Cr2O7 negative is reduced to Cr3 plus. What is the concentration of 0.1 molar K2Cr2O7 in equivalents per liter? वो भी मोलारिटी दी हुई है, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है ना। मोलारिटी दी हुई है 0.1, एन फैक्टर क्या है Cr2O7 नेगेटिव का? भाई Cr2O7 नेगेटिव है ना, लिख लेते हैं ना। एन फैक्टर कितना है? Cr2O7 नेगेटिव इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cr3 प्लस। एन फैक्टर कितना हुआ? यहाँ पे +6 था, एन फैक्टर कितना हुआ? +6 से +3, 3 का चेंज है और ऐसे 2 क्रोमियम है, तो एन फैक्टर 6 हुआ। मुझे क्लियर समझ में आया? बहुत सिंपल है ना। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी 0.1 दी हुई है और मल्टीप्लाइड बाई इट्स एन फैक्टर 6, 0.6 आ गया। कोई डाउट? हाँ तो वैसे देख लो ना, ये यहाँ ले लो Cr2O7 नेगेटिव, x मान लो इसको, तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो x बराबर +6। क्लियर? राइट। नेक्स्ट, what is the mass of phosphoric acid required to make this much of this normal solution? हुई कैसे होगा? हाँ मतलब नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे ना। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम वी विल गेट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट से भी बेटर मिली इक्विवेलेंट निकाला गया, तो 16 में 550 इंटू 0.4 करूँगा मैं। तो देखो मैं तो ऐसे करूँगा 16 550 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, मतलब 4/10 हो जाएगा सीधा सीधा। कितना आएगा ये? 110 मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे। ध्यान से देखो किसके मिली इक्विवेलेंट्स हैं? H3PO4 के। दीज आर द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4। अब सिंपल है, ये मास पूछ रहा है, मतलब वेट इन ग्राम पूछ रहा है ना। दिस इज इक्वल टू W/E। तो अगर इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा तो मास आ जाएगा। मतलब मिली को तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, मतलब दिस इज 0.11 इक्विवेलेंट ना। ये समझ में आया? राइट। तो अगर E कैलकुलेट हो जाएगा तो W आ जाएगा। अब उसमें 2 अलग अलग रिएक्शन दी हुई हैं, उसमें E कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन में देखो कितने H+ रिप्लेस हुए, सेकंड में कितने H+ रिप्लेस हुए? 2। राइट, तो हो गया ना। फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/3, और सेकंड वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/2। हो गया। m तो H3PO4 का है, 3 + 31 + 64। आंसर। Everybody is crystal clear with this? Perfect. 17th, 0.05 moles of sodium bicarbonate will react with how many equivalents of magnesium hydroxide? तो पहले तो इसको भी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो आप। इसका एन फैक्टर कितना होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का? भाई सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास में है, व्हाट वुड बी द एन फैक्टर? एन फैक्टर तो 1 ही हो सकता है ना, एक ही तो H+ है इसके पास में। राइट,
तो इसके 0.05 मोल्स मतलब 0.05 इक्विवेलेंट हुए ना। ये इसके कितने इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेंगे, तो इक्विवेलेंट तो बराबर ही होंगे ना। किससे रिएक्ट करेंगे मतलब दोनों पूरे एक साथ खत्म हो जाएंगे, तो बराबर ही होंगे ना। 0.05 आंसर। लॉजिक समझ में आया राइट। तो इस तरीके से बेसिकली ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला पार्ट रन करता है। ये वर्कशीट एक काम करेंगे तो मैं दे दूंगा, ग्रेजुअली सॉल्व करते रहा करेंगे फिर। देखिए सब्जेक्ट की क्लास होती है तो हाफ एन आवर के लिए सॉल्व कर लेंगे तो तुम्हारी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की आराम से प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड उतना नहीं है, कॉन्सेप्ट मुझे बताना ज़रूरी था तो स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फाइन, चलो तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। ये नोट डाउन करना है आप लोगों को, नोट डाउन कर लो। वर्कशीट तो मैं मेल कर ही दूंगा आप लोगों को भी। आगे बढ़े। चलो अब देखो, नाउ to start with electrochem, majorly this chapter is bifurcated into 3 segments. Faraday's law, Nernst equation, and the third one is कंडक्टेंस। इन 3 सेगमेंट्स में मेजरली बाइफरकेटेड है। अब कंडक्टेंस तो छोटा सा पार्ट है, मेजर तो 2 ही सेगमेंट मान लो, फैराडेज लॉ एंड कंडक्टेंस राइट। अब इन 2 सेगमेंट्स का ही बेसिकली स्टोरी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरह के सेल होते हैं, एक सेल जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, एक सेल जो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। सेल के बारे में अगर ब्रॉड बाइफरकेशन में आप बात करोगे ना तो 2 ही तरह के होंगे, विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है विच कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। चार्जिंग डिस्चार्जिंग राइट। मेजरली जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और मेजरली जो इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ राइट स्टेटमेंट कि वही यहाँ पे आते हैं। हाँ मतलब जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं वो तो यहीं पे आते हैं, लेकिन नर्नस्ट इक्वेशन का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करेगा। अब देखो बेसिकली जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आप लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी आनी स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल Zn2 plus Cu producing Cu2 plus zinc। क्या है ये आप लोगों के हिसाब से? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? हाँ मैं एक काम करो, कल फिजिक्स का तो लेक्चर देखते ही हैं, इक्विवेलेंट से रिलेटेड, मतलब ये तो आसान से थे, आज जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन बेसिकली कल मैं आपको करवा दूँ आधे 2 घंटे के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आसान से ही पार्ट काम में आएगा, बट वैसे भी तो आपको करना ही है ना, नहीं केस लॉन्गर रन के लिए टाइट्रेशन वगैरह में काम में आता है ये इक्विवेलेंट। तो मैं कल एक वर्कशीट बना के दे देता हूँ आप लोगों को, सॉल्व कर लेते हैं उसको लास्ट के 45 मिनट, उसमें सारे टिपिकल प्रोफाइल्स इंक्लूड कर लेता हूँ, तो इसमें भी आपका कंफर्ट जोन आगे के लिए बढ़ जाएगा और वैसे भी वो सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो फिजिक्स कितनी देर के लिए पढ़ना है कल?
मतलब मुझे 45 मिनट चाहिए होंगे, वर्कशीट आई कैन डू फास्ट। हाँ कल तो मतलब 11 बजे से मान लो अप्रॉक्सीमेटली, चलो। नहीं लेकिन मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट भी होता है। 145 ठीक है, ऐसा कर लो। 2.25 घंटे काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि सैचुरेट हो जाओगे। ठीक है, तो तुम लोग चाहो तो बढ़ा भी लेना, मुझे उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। 11 to 1 रखते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि सैचुरेट नहीं हुए हैं तो और आधा घंटा एक्स्ट्रा कर लो, ठीक है ना। हाँ तो अब देखो ये जो रिएक्शन है बेसिकली, व्हाट डू पीपल से अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, हाउ डू वी डिसाइड, डिसीजन कैसे लेने वाले हैं उसका? हाँ हाँ मतलब बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि जैसे इसको देख करके फर्स्ट गो में तो ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, इफ़ यू हर्ड अबाउट कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी, इन तीन को हम कॉइनेज मेटल भी कहते हैं। कॉइनेज मेटल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। मैं ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ से हूँ कि इन चारों को हम नोबल मेटल्स कहते हैं। रिएक्ट ही नहीं करते, बहुत पुअर रिएक्टिविटी पावर होती है, और बाकी के सारे एक्टिव मेटल्स होते हैं। समझ में आई बात? देयर इज़ समथिंग नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है, इसी में भी आगे जा कर के आप लोग देखना स्टार्ट करोगे, ध्यान से देखना। देयर इज़ समथिंग नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसके अंदर क्या होता है, एक सीरीज़ पूरी बनाई हुई है बेसिकली। तुम लोग एक काम करो, यहाँ तक नोट करो, बिकॉज आई हैव टू चेंज द स्लाइड नाउ। यहाँ तक नोट करो, अभी वो हाफ है तो थोड़ी देर में समझ में आएगा। अभी मैं पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बताऊंगा, आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा, बिकॉज फर्स्ट आई हैव टू फोकस ऑन फैराडे लॉ। और डिटेल में आएगी नॉनस्ट इक्वेशन। आगे 30 तक कंटिन्यू करें, चलेगा ना? कल फिर कंटिन्यू कर, फटाफट नोट डाउन करो इसको। बताता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जस्ट मगिंग अप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है मुझे, उसको इतना याद वाद करने की ऐसा आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज़ है। यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको। देखो अब बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्जैक्टली होती क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप बीच में हाइड्रोजन को प्लेस करो, राइट डाउन H2 ओवर है, ये एक हाफ है और ये दूसरा हाफ है। इस साइड में आपको मिलेंगे सारे के सारे एक्टिव मेटल्स। नॉन रिएक्टिव थिंग्स, नॉन रिएक्टिव स्पीशीज। व्हेन आई राइट डाउन द वर्ड एक्टिव मेटल से मेरा क्या मीनिंग है? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि मेटल को आप डिफाइन कैसे करते हो? हाउ डू यू पीपल डिफाइन द मेटल? कितना जल्दी आयन में कन्वर्ट हो जाता है? कितना जल्दी आयन में कन्वर्ट हो जाता है? मेटालिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, राइट ना? एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर, एम आई राइट? राइट ना? So I hope it is inversely proportional to ionization energy, right?
जितने भी ये रिएक्टिव मेटल्स वगैरह होंगे, सोडियम होगा, जिंक होगा, वो सब कहीं इधर घूम रहे होंगे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये सब इस साइड में होंगे। नोबल मेटल होता है मरकरी, तो वैसे ही मतलब सिंगल मेटल है जो नेटिव स्टेट में मिलता है विदाउट आयन। बात समझ में? सो दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे। राइट नाउ इट इज़ नॉट माई मेजर कंसर्न, तो मैंने आपको बस एक ब्रीफ आइडिया। हाइड्रोजन को बीच में क्यों लगाया? नॉटी एलिमेंट बोला जाता है वैसे भी इसको, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आता है। इसके इस साइड में एक एंड होता है, दूसरे साइड में दूसरा एंड होता है। समझ में ये बात आप लोगों को? राइट, इसको नॉनस इक्वेशन में वोल्टेजेस के हिसाब से बहुत डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअली इसको यहाँ पे इसलिए लगाया हुआ है दीपक सर। हाँ दीपक सर, मैं वैसे भी थोड़ी देर में आपको और 6:15 बजे तक कॉल करूँगा। कल सुबह अपना 10:45 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 10:45 to 1 o'clock, ठीक है ना? राइट, ओके। लेक्चर 11 बजे से, थोड़ा एडवांस में आना चाहिए। अरे तुम दोनों कहाँ खो गए? क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा, नहीं सीरीज़ में अभी मैं ज़्यादा कंसर्न ही नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे सीरीज़ तो चाहिए, नहीं तो वो तो मेरे पास कोई हार्ड डिस्क में है, मैं डिस्प्ले ही कर देता हूँ। सीरीज़ में अभी मैं कंसर्न नहीं हूँ। नॉनस इक्वेशन में बात करेंगे। वो तो हाइड्रोजन का जो वोल्टेज हो, बेसिकली हाइड्रोजन का जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है, इसका जो सेल बनता है। फिर एक साइड में पॉजिटिव वोल्टेज होता है, दूसरी साइड में नेगेटिव वोल्टेज होते हैं। वो तो इसीलिए H2 को बीच में रखा है, बट दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न अभी तो ये था, ये रिएक्शन मैंने लिखी थी, आपको मुझे ये बताना है कि बेसिकली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको जाती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है या बैकवर्ड में? वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज मोर प्रोमिनेंट टुवर्ड्स फॉरवर्ड और दिस इज मोर प्रोमिनेंट टुवर्ड्स बैकवर्ड। इस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोमिनेंट है या इस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोमिनेंट है? मेरे हिसाब, हाँ जी बोलिए। नहीं, मेरे हिसाब से 99% ये बैकवर्ड में जाएगी और 1% फॉरवर्ड में जाएगी। जिंक इज अ एक्टिव मेटल, कॉपर इज अ नोबल मेटल, राइट? ये बात सुन, अग्रीड? नाउ अब एक चीज़ फिर से ध्यान से देखना, इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, जिससे तुम लोग और ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। चलो भाई, ये जो रिएक्शन है ना, इसी के अंदर जस्ट एक छोटा सा काम करो। मैंने बहुत सोच समझ के बेसिकली ये इक्वल टू का साइन लगाया था स्टार्टिंग में। अब आप एक काम करो, जस्ट पुट अप एन एरो। क्या लगता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नहीं है? नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, इसका जो डेल्टा जी है, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? पॉजिटिव होगा, राइट? अब फिर से ध्यान से देखो, क्या बन रहा है ये? मुझे क्या बन रहा है ये? हाँ, मतलब अभी तो ये जो ऊपर वाला सेल है ना, इसी को बना रहा हूँ मैं एज इट इज। देखो यहाँ पे बेसिकली अगर ये डिजिटल पैड नहीं होता है ना, तो यार बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता है एक्चुअली इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना। अभी तुम ध्यान से देखना, बहुत सारी क्रिटिकलिटीज़ हैं, ये इतने सारे कलर्स के बिना तो इसको सही से तो एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इससे तुम लोगों को एग्जैक्ट क्लैरिटी आनी भी स्टार्ट होगी कि ये चल क्या रहा है। ब्लू कलर की लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो किस चीज़ के लिए है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है,
राइट, पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, कुछ ही चीज़ों को केवल पास ऑन होने देगी, हर एक चीज़ को पास ऑन नहीं होने देगी। अब सपोज इफ लेट्स से दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड, सॉलिड जिंक, एंड सपोज इफ दिस इज सॉलिड कॉपर इलेक्ट्रोड, राइट। अभी देखना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई देंगी तुम लोगों को। ये क्या है, किस चीज़ का सॉल्यूशन है? वेरी गुड, जिंक 2+, हाँ जिंक सॉल्ट है, जिंक 2+ लिख देते, जिंक सल्फेट होगा, जिंक क्लोराइड होगा, ये कॉपर 2+ होगा। ये समझ में आया? अब देखो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बेसिकली दैट्स व्हाई आई लाइक दिस डिजिटल बोर्ड वेरी मच, कि इसमें सब कुछ कॉपी फटाफट हो जाता है, नहीं तो इनको बहुत बार ड्रॉ करना पड़ जाता है। अब देखना इंटरेस्टिंग सिनारियोस। आ गया, आ गया है, हाँ वेरी गुड। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं अब यहाँ पे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, कंडक्टिंग वायर लगा दिया, अब मैं टर्मिनल्स के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए एक सर्कल बना के लिख रहा हूँ बैटरी। अब वो मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बना दूंगा तो एक और नया डिस्कशन खड़ा हो जाएगा, वो मैं करूँगा। पहले ये डिस्कस कर लें, उसके बाद वो भी बनाने वाला हूँ, मतलब बैटरी को हटा करके अभी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स बनेंगे यहाँ पे, राइट। क्या कौन सा सही है? वेट नहीं, मुझे इसको वेट करना पसंद नहीं है, नहीं मुझे देखो, मुझे सोच लो, भोवी ने पहले सेकंड कहा था लेकिन अभी फर्स्ट कहा है, तो भोवी के साथ जाना थोड़ा रिस्की काम है ना। भोवी को बोलो कि देखो तुम कंफर्म बताओ, एक तो तुम ऐसे कंफ्यूज चल दोगी। हाँ अरे यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, कल इस चीज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे। स्लाइड को एक तो मैं इसी लैपटॉप पे सेव कर लेता हूँ, मेरे साथ ये डेल और वो क्रोमबुक दोनों आते हैं, तो कल तुम मुझे याद दिलाना कि बेसिकली सर वो वाला डायग्राम आप दोबारा निकाल लो, क्योंकि इसका मुझे कुछ एलेबोरेशन भी करना है। क्या नाम दूँ इसको? 1 2 तो है, तो 3 नाम दे देता हूँ, याद रखना 3 में है ये, है ना। अभी ये वाला तो मैं सिंपली बता देता हूँ, इन कंटेक्स्ट टू द दिस रिएक्शन, अभी तक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो भैया दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी, हो ही नहीं सकता। अरे रिएक्शन ही नहीं होगी भैया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी, हो ही नहीं रही है कोई रिएक्शन, तो मुझे फोर्सफुली तो करवानी पड़ेगी, समझ में आई बात? अरे ऊपर वाली रिएक्शन को देखो ना, इस रिएक्शन को देखो, अपने आप कहानी समझ में आ जाएगी। हो ही नहीं रही है ना फॉरवर्ड में, राइट। तो फॉरवर्ड में लेके जाना है तो एक्सटर्नल करंट देना पड़ेगा ना, कि भाई जाओ फॉरवर्ड के अंदर, राइट। ये मैंने क्रॉस और राइट लगाए इन कंटेक्स्ट टू अबव रिएक्शन, इन कंटेक्स्ट टू अफेयर साइड रिएक्शन, ये ध्यान रखना। अभी मैं इसका जनरलाइजेशन भी करने वाला हूँ, इसीलिए क्लियरली लिख रहा हूँ। ऊपर वाली जो रिएक्शन है अफेयर साइड रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड का ही क्या एरो लगा दिया था मैंने, तो बात ही खत्म हो गई। एवरीबॉडी इज क्लियर? कोई डाउट? कल मुझे याद दिलाना, मैं यहीं से इसका जनरलाइजेशन करना स्टार्ट करूँगा, राइट। नोट कर लो, क्या नोट करना था तुम, कहाँ से नोट करोगे? हाँ कर लो।